चलिए, वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट द चैप्टर नंबर 7 of our financial management, that is paper number 9 F9 of ACCA. The name of the chapter is working capital management. ये थोड़ा सा नया टॉपिक आ गए हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, बेसिक बात अगर आप लोग को नहीं पता तो जान भी लीजिए। वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो इतना सा आप डेफिनेशन याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक, अब आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आपको जानना है, जो आपको जानना चाहिए, वो जहाँ पे यूज़ करेगा वो ये है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में वर्किंग मतलब काम करने के लिए ना, काम करने के लिए, काम करना के लिए जो कैपिटल चाहिए। कौन सा काम? डेली काम। डेली बेसिस पे जो बिजनेस में जो काम होते हैं, उन काम को करने के लिए जो पैसे हमें चाहिए होते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे उसी के मैनेजमेंट को करना है, उसी का मैनेजमेंट यहाँ पे सीखना भी है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग डे टू डे ऑपरेशन। जो भी पैसे आपके पास मौजूद हों डे टू डे के कामों के लिए, उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। मतलब करंट एसेट्स अगर आपके पास 100 है, करंट लाइबिलिटीज़ अगर आपके पास 70 है, तो आपका वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 30। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। दोनों के एस्पेक्ट को यहाँ बात की जाती है, दोनों का ही मैनेजमेंट किया जाता है। टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी वाइल मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न ऑन एसेट्स। जो भी आपने एसेट्स में जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट किया, एसेट्स इन द सेंस टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया है, चाहे वो आपने स्टॉक खरीदा हो, चाहे रॉ मटेरियल खरीदा हो, चाहे आपने मशीनरी खरीदी, चाहे बिल्डिंग खरीदी हो, जो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कुछ रिटर्न वहाँ से मिलता रहे। लाइबिलिटीज़ की बात यहाँ पे इसलिए की जाती है कि आपके पेबल्स भी होते हैं, क्रेडिटर्स जिसे हम कहते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। करंट एसेट्स की बात की जाए तो आपके रिसीवेबल्स होते हैं, स्टॉक होता है ना, तो यहाँ पे उसकी बात की गई। हमको दोनों क्या करना चाहिए, हमको इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। इन्वेस्टिंग इन वर्किंग कैपिटल हैज़ अ कॉस्ट। अगर हम वर्किंग कैपिटल में कुछ पैसे को लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक कॉस्ट है। कॉस्ट तो कैसे समझिएगा, अगर हमने कुछ पैसों को कैश के रूप में रखा हुआ है तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है, या मैं कहता हूँ मैंने रॉ मटेरियल खरीद कर रखा हुआ है, कुछ भी खरीद कर रखा है, तो अगर मैं इन सब चीज़ों में पैसे को ब्लॉक कर देता हूँ तो मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देता, कहीं बिजनेस, किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देता, तो वहाँ से मुझे क्या मिलता, वहाँ से मुझे रिटर्न मिल रहा होता है। लेकिन क्योंकि मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया है, कैश के रूप में रखा हुआ है, बैंक बैलेंस के रूप में रखा हुआ है, तो एक तरीके से इसको रखने के लिए क्या होता है, हमारा कुछ कॉस्ट लग रहा होता है। इसलिए लिखा हुआ है इन्वेस्टिंग इन वर्किंग कैपिटल हैज़ अ कॉस्ट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर एज, इसको हम क्या कह के बता सकते हैं, आइदर एज कॉस्ट ऑफ फंडिंग इट। वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाने के लिए आपने कहीं से कॉस्ट लिया, पैसा लगाया हुआ, अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ तो वहाँ का पैसा निकाल करके आप यहाँ लगा रहे हो, तो क्या हो रहा है, एक तरीके से आपकी वो लॉस हो रहा है उस जो इनकम का, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट, और वही कॉस्ट यहाँ पे समझा जाता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस्ट इन्वेस्टमेंट है ना, अपॉर्चुनिटी जो आपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खो दी, जो आपके पास कैश थे, आप चाहते थे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो, आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, इट विल बी कॉल्ड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकॉज कैश इज टाइड अप एंड अनअवेलेबल फॉर अनदर यूज। और यहाँ पे वो पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है वर्किंग कैपिटल में, और आप इस पैसे को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। वर्किंग कैपिटल एंड कैश फ्लो के बारे में यहाँ बात की गई है। वर्किंग कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट विच अफेक्ट्स कैश फ्लो। वर्किंग कैपिटल एक नॉर्मल से इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमारा कैश फ्लो अफेक्ट होता है। व्हेन इन्वेंट्री इज परचेज, ऑब्वियस सी बात है, जब आप इन्वेंट्री मतलब स्टॉक खरीदोगे तो आपका कैश फ्लो क्या हो जाएगा, कैश फ्लो अफेक्ट हो जाएगा। फिर लिखी हैं बातें, कैश इज पेड टू अक्वायर इट, रिसीवेबल्स रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ सेलिंग गुड्स,
और अब होता क्या है बात कि अगर आपने कहीं सामान बेचा है, खूब सामान अगर आप उधारी पे बेच रहे हो, आई मीन टू से अगर आप क्रेडिट पे सामान बेच रहे हो तो आपके पास कैश नहीं आ रहा है और सेल्स तो हो रही है। सेल्स करने के लिए क्या चाहिए, आपको कैश चाहिए। मतलब आप परचेज करके ला रहे हो, आपके कैश चले गए, आप परचेज करके लाए, क्या लाए, गुड्स लाए, गुड्स आपने बेच दिया और यहाँ पे आपने उधारी पे बेच दिया, यहाँ से आपको कैश नहीं आया, तो घुमा फिरा के आपका क्या हुआ, आप कैश लेस हो जाओगे और आपके पास यहाँ पे कैश है ही नहीं, तो आप वी हैव टू वेट। तो आप वेट करोगे तो अगेन क्या, आप ध्यान दें, अगली बार अगर आपके जो परचेजर हैं या कस्टमर से जब वो माल मांगेंगे तब क्या कर देंगे, आप उधारी पे, आप क्या करेंगे, आप कर्ज लेकर के कहीं से लोन लेंगे, फिर माल खरीदेंगे और फिर इनको माल बेचेंगे, देन यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। या फिर उधारी पे मांगेंगे, उधारी पे नहीं दिया तो आपको लोन लेकर के ही सामान ला करके बेचना पड़ेगा। तो घुमा फिरा के आपकी जो इनकम है वो कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि ये भी खर्चा आपका क्या हो जाएगा, खर्चा आपका बढ़ जाएगा। वही बात यहाँ पे की गई है। रिसीवेबल्स ज़्यादा होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे आपका कैश कम आना स्टार्ट हो जाता है। रिसीवेबल रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट, देख लीजिए अगर रिसीवेबल्स आपको बिजनेस में दिख रहा है, इसका समझ लीजिए कंपनी की कहीं ना कहीं कॉस्ट लग रही है ऑफ सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर तो लगा ही लगा, प्लस आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है माल को बेचने में वो। या फिर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप कैश में माल लाए, अगर तुरंत कैश मिल जाता तो आप कुछ दूसरा काम करते। कैश ना मिलना, ये लोग इंटरेस्ट पे भी नहीं करेंगे, इतने दिन का पैसा ब्लॉक भी हो गया, उसी को यहाँ पे कॉस्ट माना गया है। फिर लिखी है बात, द कैश इज टाइड अप इन वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस टू द एक्सटेंट दैट इन्वेंट्री इज फाइनेंस्ड बाय ट्रेड पेबल। जो भी आपकी कॉस्ट लगती है सामान को उधारी पे बेचने में, लेकिन अगर आप उधारी पे ही सामान लाए और उधारी पे बेच दिया तो आपकी उतने जितने दिन, मान लीजिए आप 20 दिन की उधारी लाए और 30 दिन की उधारी बेच रहे हो, तो आपका 20 दिन का कॉस्ट तो नहीं लगा, लेकिन हाँ 20 दिन बाद यहाँ पैसे देने पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पैसे 10 दिन बाद मिलेंगे, तो 10 दिन के लिए आपको कर्ज लेना पड़ेगा, तो 10 दिन का जो इंटरेस्ट है दैट विल बी कॉस्ट। तो जितने दिन का आप उधारी लाए, अगर उतने ही दिन का उधारी बेचे तो जीरो कॉस्ट, लेकिन अगर उससे 4 दिन का उधारी बेच दिए तो आपके लिए वो एक तरीके से कॉस्ट बन जाएगी। The cash is tied up in working capital is reduced to the extent that inventory is financed by trade payables. If supplies gives a firm a credit period, the firm's cash flow are improved and working capital is reduced. अगर आपको साहब उधारी पे सामान मिलता है तो आपका कैश फ्लो बेटर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज टू गेट द बैलेंस ऑफ, हम लोग चाहते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का जो रेशो है वो क्या हो जाए, वो बैलेंस्ड हो जाए। ensuring current assets are sufficient liquid to minimize the risk of insolvency। हमारे पास एटलीस्ट इतना कैश तो होना चाहिए कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि नहीं हमारे क्रेडिटर्स मांग रहे हैं और हमें उनको पैसा देने के लिए पैसा तो एटलीस्ट इतना तो रखना चाहिए कि या फिर हमारा कहीं पैसा ब्लॉक भी है, तुरंत हमारा वो माल बिक जाए या कुछ हो जाए, ताकि हम इनको अपने क्रेडिटर्स को पैसा दे पाएँ। ऐसा ना हो जाए कि आपने अपने पास सब पैसा अच्छी अच्छी जगह, बिल्डिंगों में बड़ी बड़ी जगह इन्वेस्ट कर दिया और वो उन सभी चीज़ों को तुरंत बेचना मुश्किल होता है, ऐसे कस्टमर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में आपके ऊपर इनसॉल्वेंसी का रिस्क अराइज हो सकता है। इसलिए बेटर है कि कुछ पैसे अपने पास आप रखो ताकि आपके बिजनेस पे इनसॉल्वेंसी मतलब दिवालियापन का खतरा ना मंडराए। इन्वेस्टिंग इन लेस लिक्विड एसेट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न। अब यहाँ बात की गई है, यहाँ पे हमको कोशिश की गई। अब एक और रिस्क यहाँ पे, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी तब बढ़ता है जब आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हो। तो यहाँ क्या लिखिए, इन्वेस्टिंग इन लेस लिक्विड एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट्स जहाँ पे आपको तुरंत कैश ना मिले, आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट भी साथ में करते रहना चाहिए ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। अब आप ये बोलोगे सर करें क्या, करें का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई आपको दोनों के बीच में क्या रखना है। ये देखो एक तरीके वे है, वे मतलब होता है तराजू। तो ये तराजू की हेल्प से यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ऐसा करो कि कुछ पैसा कैश भी रहे और कुछ पैसा लेस लिक्विड एसेट, जहाँ मतलब जहाँ से तुरंत कैश रिकवर ना हो सके, ऐसी जगह भी आपका पैसा इन्वेस्टेड रहे। दोनों को बैलेंस करना ताकि वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट भी आता रहे और यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी भी बनी रहे, ऐसा आप कोशिश करनी चाहिए। For example, cash in a current account is liquid but does not earn profit.
करंट अकाउंट में आपने जो पैसे रखे क्या वहाँ रिटर्न इंटरेस्ट मिलता नहीं, आपको पता होगा करंट अकाउंट में जब हम पैसे को जमा करते हैं तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है, साथ ही साथ कुछ चार्जेस आपसे बैंक चार्ज करता है। द कैश कुड बी ट्रांसफर टू अ डिपॉजिट अकाउंट और न मनी बट द कैश में बी लेस एक्सेसिबल। अगर आप डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे पैसे तो तुरंत उसको कैश में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, हैंस क्या हुआ, हैंस ये हो गया आपका लेस लिक्विड। द बैलेंसिंग एक्ट कैन ऑल्सो बी सीन एज अ ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ के मतलब होता है साहब एनी सिचुएशन, मैं इसकी मीनिंग भी लिख देता हूँ यहाँ पे, एनी सिचुएशन। बहुत ये वर्ड मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड आपको आगे जाके सेवन्थ चलिए 8th 9th 10th सब में जाके ये वर्ड आपको मिलने वाला है, इसलिए इसकी मीनिंग लिख लीजिए। एनी सिचुएशन इन विच क्वालिटी और क्वांटिटी of one thing must be decreased for another to be इंक्रीज्ड। तो मतलब अगर आप यहाँ पे लिक्विडिटी को कुछ कम करोगे तभी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा पाओगे, प्रॉफिटेबिलिटी को कुछ कम करोगे तभी आप लिक्विडिटी को मेंटेन कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे यही कोशिश करनी है कि आप दोनों में क्या कर सकें, आप दोनों में चीज़ में आपस में बैलेंस करके करें, क्योंकि और इसका कोई एग्जैक्ट मेज़र नहीं है कि कैसे बैलेंस करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट स्किल्स। मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से साहब क्या कर पाएंगे, ये लोग इसको बैलेंस कर पाएंगे। अब हम आगे की बात कर लेते हैं साहब, लिखी हैं बातें। करंट एसेट्स आर ए मेजर फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। करंट एसेट्स जो होते हैं वो आपको फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं आपके बैलेंस शीट में आइटम, मतलब बैलेंस शीट में एक खास आइटम होता है। एंड स्पेशली सिग्निफिकेंट टू स्मॉलर फॉर्म्स, मिस मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज देयर फॉर अ कॉमन कॉज ऑफ बिजनेस फेलियर। अगर आपने इसका सही से मैनेजमेंट नहीं किया तो बिजनेस फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल, इनएबिलिटी टू मीट बिल्स एज दे फॉल ड्यू। अगर आप बिल का पेमेंट सही समय पर नहीं कर पाए तो भी आपके जो नाम होता है बिजनेस क्या होता है वो ख़राब हो जाता है। डिमांड ऑन कैश ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ग्रोथ बीइंग टू ग्रेट। अगर आपके साहब जो कैश की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हुई, ध्यान दीजिएगा। ओवर ट्रेडिंग हम आगे अभी सीखेंगे भी ओवर ट्रेडिंग क्या होता है। ओवर ट्रेडिंग मतलब होता है साहब कि अगर आपके पास कैश बहुत कम हो और आप खूब माल बेच रहे हो, ये अच्छी बात तो है, लेकिन सोचिए ना, खूब माल बेच रहे हो, उधार ला करके बेच रहे हो, ये लोग कैश पैसा मांग कहाँ से दोगे। अगर जहाँ से आप माल सप्लायर ने आपसे पैसे मांग दिए कि भैया मेरे पैसे दो, अब आप कहाँ से दोगे जब आपको कैश ही नहीं दे। दिस इज़ कॉल्ड एज द ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग अच्छी बात है लेकिन बैलेंस करके करोगे तभी। ओवर स्टॉकिंग, आपने खूब सारा माल खरीद के रख लिया ये सोच करके कि सस्ता मिला है ले लो, सस्ता मिला है खूब सारा माल रख लिया तो उसका इंटरेस्ट भी तो बढ़ रहा होगा, अब इंटरेस्ट कहाँ से पे करोगे। तो घुमा फिरा के बात यही सब कही गई है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज अ की फैक्टर इन एन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस। वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट होगा तभी बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो पाएगा। द ट्रेड ऑफ, देखो बार बार ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, द ट्रेड ऑफ बिटवीन द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड इट्स रोल इन डिटरमाइनिंग अ बिजनेस ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज़ फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग। ये आपको समझना होगा और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में आपको पूरे बेसिक बातें पता होनी चाहिए तभी आप समझ वहाँ पे लिख पाओगे। प्रॉफिटेबिलिटी वैसे वर्सेस लिक्विडिटी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, लिक्विडिटी और आप प्रॉफिटेबिलिटी आपस में बैलेंस होना चाहिए। द डिसीजन रिगार्डिंग द लेवल ऑफ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज़ अ कॉस्ट बेनिफिट ट्रेड ऑफ। अब अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओगे तो भैया आपका जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, है ना। तो और अगर आप लिक्विडिटी बढ़ाओगे तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, बेनिफिट कम हो जाएगा। तो ये कॉस्ट और बेनिफिट के आपस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड ऑफ हो रहा है, एक कम तो एक ज़्यादा तो दूसरा कम हो जाएगा। लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर हम इसी को साहब कैश फ्लो वर्सेस प्रॉफिट कह सकते हैं। इन्होंने लिक्विडिटी को कैश माना है, प्रॉफिटेबिलिटी को तो प्रॉफिट ही रखा हुआ है, ठीक है।
अब आती है बात कैश फ्लो वर्सेस प्रॉफिट। इट इज़ वर्थ वाइल स्ट्रेसिंग द डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लो एंड प्रॉफिट। आपको तो पता ही होगा कैश फ्लो प्रॉफिट क्या होता है। हम लोग प्रॉफिट के अंदर जो भी हमारा नॉन कैश, जैसे हमने सामान बेचा प्रॉफिट हुआ, उसको भी अपना प्रॉफिट मान, लेकिन कैश फ्लो में जब तक हमारे पास कैश नहीं आता है, हमारे कस्टमर हमको जब तक कैश नहीं देता तब तक हम उसको कैश फ्लो नहीं मानते। प्रॉफिट अलग होता है और कैश फ्लो अलग हो जाता है। Cash flow is as important as profit. Unprofitable companies can survive if they have liquidity. जिसके पास पैसा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कैश उनके पास पड़ा हुआ है तो भी वो लोग बिजनेस रन करा ले जाएंगे। लेकिन एक बात इन्होंने यहाँ बहुत अच्छी कही हुई है, प्रॉफिटेबल कंपनीज कैन फेल। अगर कोई कंपनी वो बहुत अच्छा कर रही है और फिर भी फेल हो सकती है, दे रन आउट ऑफ कैश टू पे देयर लाइबिलिटीज़। यही हाल हुआ था अनिल अंबानी के साथ। अनिल अंबानी के पास प्रॉफिट तो हो रहा था, लेकिन बीच में उनके पास कैश बिल्कुल नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने बीच में अपने भाई से, मुकेश अंबानी से कुछ कर्ज लिया था। तो ये आप उनके हेल्प मांगी थी, तो ये एक रीज़न यहाँ पे ये भी बन गया था उनका तो उनकी कंपनी के डूबने के कारण ये भी रहा, प्रॉफिट होता रहा लेकिन वो कैश समय पे मिलता ना रहा और उनको काफ़ी सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ा और इसकी वजह से एक समय के बाद क्या हुआ, कंपनी डूब गई। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट हैव दिस ट्रेड ऑफ इफेक्ट ऑन कैश फ्लो एंड ऑन प्रॉफिट आर एस। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ बताए हैं जिसका इम्पैक्ट आपका कैश फ्लो और प्रॉफिट पे पड़ता है, वो यहाँ डिस्कस किया गया है। अगर आप परचेज करते हो नॉन करंट एसेट, मतलब मशीनरी, बिल्डिंग, जो भी फैक्ट्री परचेज कर रहे हो, कैश में परचेज कर रहे हो तो कैश विल बी पेड इन फुल। अब आपने कैश तुरंत पूरा का पूरा इतना बड़ा कैश उनको पूरा 50 लाख करोड़ रुपए दे दिया, मतलब 50 लाख भी रुपए भी दे दिया है टू द सप्लायर व्हेन द एसेट इज डिलीवर्ड। हाउएवर, लेकिन अब आपने जो 50 लाख रुपए दिया हुआ है, क्या इसको टोटल का टोटल आप अपने इसको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में खर्चा दिखाओगे? नहीं, आप इसको सिर्फ दिखाओगे 50 लाख। अगर इसकी लाइफ 10 साल होगी तो आप सिर्फ यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन के नाम से सिर्फ 5 लाख खर्चा दिखाओगे, जबकि आपने सही मायने में 50 लाख रुपये वहाँ पे दिया हुआ है। हाउएवर द कॉस्ट विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट ग्रेजुअली, धीरे धीरे चार्ज करोगे। डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ कितनी है। अगर उसकी लाइफ 50 साल होगी तो आप यहाँ पे सिर्फ 1 लाख ही दिखाओगे ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आगे की बात कर लेते हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर आप उधारी पे सामान बेचते हो, प्रॉफिट विल बी क्रेडिट। जैसे ही आप सामान उधारी पे बेचते हो तो आप यहाँ पे जो सेल्स दिखाते हो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वो सेल्स पूरे का दिखा देते हो, भले से वो पैसे आए हो चाहे ना आए हो। Sales of goods on credit, profit will be credited in full once the sale has been confirmed. However, the cash may not have been received for some considerable period of time. जबकि हो सकता है 6 महीने 8 महीने तक कैश ही ना आया हो, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कैश सेल हुआ सेल हुआ। अरे सेल हुआ से क्या हो भैया, कैश है क्या? कैश नहीं है तो आप अपने जो जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं उनका पे ऑफ कहाँ से करोगे? उधारी पे तो होगा नहीं पे ऑफ। फिर लिखिए ये बातें, विथ सम पेमेंट सच एज टैक्स देयर मे बी अ सिग्निफिकेंट टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन द इम्पैक्ट ऑन द रिपोर्टेड प्रॉफिट एंड कैश फ्लो। अब जो टैक्स की अगर बात की, टैक्स जो आप पे करते हो वो आपको टैक्स 1 साल बाद पे करते हो, यहाँ उसी के बारे में बात की गई है। इसका जो डिफरेंस रहता है वो कितनी बार अराइज हो जाता है। क्लियरली कैश बैलेंसेस एंड कैश फ्लो नीड टू बी मॉनिटर्ड जस्ट एज क्लोजली एज। जिस तरीके से हम लोग साहब ट्रेडिंग प्रॉफिट को देखते हैं, उसी तरीके से हम लोग को साहब यहाँ पे कैश फ्लो को भी देखना चाहिए। The need for adequate cash flow information is vital to enable management to fulfill this responsibility. ये सभी adequate information हमारे पास मैनेजमेंट के पास होना चाहिए, तभी वो लोग अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस लिक्विडिटी ये सब नॉर्मली पढ़ लीजिएगा, कुछ खास बातें यहाँ पे नहीं दिए हैं। एक नॉर्मली छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन दिया है, बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन सा दिया हुआ है। यहाँ क्या बातें ज़रा समझ लीजिए, लिखी हैं बातें। Fill in the blanks in the table to identify the advantages of having more or less working capital. अगर इन्वेंट्री ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आप लोग इसका आंसर पीछे भी देख लीजिएगा। इन्वेंट्री ज़्यादा होगा तो आप कभी भी स्टॉक आउट नहीं होंगे, है ना, आप कभी भी स्टॉक आउट नहीं होंगे। सेकंड बात लिखी है, आपको अच्छा खासा अगर आप स्टॉक ज़्यादा खरीदोगे तो क्या होगा, आपको बल्क डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको साहब बार बार सामान लेने जाना नहीं पड़ेगा। आपको जब बार बार आप सामान लेने जाओगे नहीं तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्वेंट्री कम होगा तो क्या होगा साहब, इसका एडवांटेज ये है कि इसका साहब यहाँ पे आपके कम पैसे क्या होंगे, कम पैसे ब्लॉक होंगे स्टॉक में। इसके अलावा साहब आपका स्टोरेज का कॉस्ट कम हो जाएगा और साथ ही साथ आपके साथ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आप जब चाहे तब अपना दूसरा आदमी को ढूंढ सकते हो सामान सप्लाई करने के लिए।
रिसीवेबल्स अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, आपके कस्टमर्स ज़्यादा होंगे क्योंकि आप उधारी पे सामान बेचोगे, ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे तो और आपके प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा क्योंकि आपका सामान ज़्यादा बिक रहा है। लेकिन अगर आपके रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, रिसीवेबल्स अच्छा अगर आप लो रिसीवर्स रखते हो तो क्या फ़ायदा, अगर आप लो रिसीवर्स रखते हो आपके कम पैसे टाइड अप हो रहे हैं, है ना, इन सब चीज़ों में आपके बैड डेब्ट्स होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं साहब। और आपका क्रेडिट कंट्रोल, आपको बार बार रिकवरी वाली बात यहाँ पे उसका जो खर्चा लगता है रिकवरी करने में वो भी कम हो जाता है। अगर आप कैश अपने पास ज़्यादा रखते हो तो क्या होता है साहब, आप कभी भी अपने बिल्स का पेमेंट कर सकते हो। अगर आप कैश ज़्यादा रखते हो साहब तो आप जो भी कोई नया माल अचानक सस्ता का सस्ता कहीं मिल रहा है तो आप उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ले सकते हो और आपको साहब कभी भी पैसे बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप कैश कम रखते हो तो साहब क्या होता है, आप अच्छे खासे अपने पैसे को कहीं अच्छे हायर रिटर्न पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका साहब आपके बिजनेस का कोई कैश है ही नहीं तो कोई बिजनेस का अगर कैश कम है तो आपके पास बिजनेस का टेक ओवर होने के चांसेस भी क्या है, कम हो जाते हैं। करंट एसेट्स के बारे में यहाँ पे दोनों को सेम उन्होंने रखा हुआ है। ट्रेड पेबल्स की बात की जाए, प्रिजर्व ओन कैश, यहाँ पे साहब हम लोग अपने जब पेबल्स हमारे बढ़ रहे हैं मतलब लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है, इसका अंदर ये हुआ कि हमारे पास कैश होते हुए भी अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसका अंदर पेबल्स हमारे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास कैश क्या, कैश हमारे पास बचा हुआ है। और ये सब पेबल्स जब उधारी पे हम माल किसी से खरीदते हैं ना तो ये लोग बहुत इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, कितनी बार तो फ्री में भी दे देते हैं। लेकिन उन्होंने वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, अगर यहाँ पे सबसे सस्ता तरीके से हमको पैसा मिल जाता है। ट्रेड पेबल्स अगर हमारे कम है उससे क्या फ़ायदे हैं, तो साहब हमको अगर हम जल्दी पेमेंट करें तो हम क्या मिल जाएगा, हमको साहब यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे हमारा स्टेटस मार्केट में अच्छा हो जाता है साहब और हमारा जो सप्लायर है वो हमारे साथ एक अच्छा फेवरेबल ट्रीटमेंट करते हैं। ये बातें इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं। पॉलिसीज़ रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करना, उसकी क्या पॉलिसी बनाई गई है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। एग्रेसिव वर्सेस कंजर्वेटिव अप्रोच, तो साहब एग्रेसिव अप्रोच क्या होता है, कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होता है। एग्रेसिव अप्रोच वो अप्रोच होता है साहब जहाँ पे हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कम से कम पैसे को हम लोग ब्लॉक करें। लिखी हैं बातें, अ फॉर्म चूजिंग टू हैव लोअर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो लोग बहुत ही कम पैसे को वर्किंग कैपिटल के रूप में रखना चाहते हैं साहब, ऐसी फॉर्म्स को साहब हम लोग एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं। देन राइवल्स इज सेड टू हैव अग्रेसिव अप्रोच वेयर हैज़ अ फॉर्म विद अ हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, है ना, जिस फॉर्म का साहब वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा इंक्लूडिंग हाई कैश बैलेंस है उनके पास, हैज़ अ कंजर्वेटिव मतलब जो बहुत ही डरते हैं चीज़ों को सोच करके, सोचते छोड़ो ना यार इतना कैश रखो अपना मेंटेन करो, हमेशा रिस्क क्यों लेना। एग्रेसिव वाले क्या सोचते, छोड़ो ना जब भी चाहिए होगा ले लेंगे खरीद लेंगे, ज़्यादा पैसा से ब्लॉक ना करो, दे आर एग्रेसिव। एन एग्रेसिव अप्रोच विल रिजल्ट इन लोअर वर्किंग कैपिटल, उनके पास कम पैसा फंड ब्लॉक होगा, कॉस्ट कम होगा एंड हाई, लेकिन रिस्क ज़्यादा रहेगा। रिस्क ज़्यादा इसलिए रहेगा साहब क्योंकि जब इनका पैसा बहुत कम वर्किंग कैपिटल में ब्लॉक है, स्टॉक में बहुत कम पैसा ब्लॉक है, कैश में बहुत कम पैसा ब्लॉक है, जैसे ही कोई कस्टमर आया बोला हमको 200 पीस चाहिए तो भैया है ही नहीं, तो भैया रिस्क तो है ही, रिस्क तो हाई है, कैश बैलेंस नहीं, बिल पेमेंट कहीं करना है, कैश ही नहीं है, तो यही बातें यहाँ पे कही गई हैं। हाँ ये फ़ायदा है कि आपका जब पैसा ब्लॉक नहीं है तो आपका जो अच्छा खासा पैसा कहीं इन्वेस्ट किया होगा वहाँ से आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड या कुछ भी मिल रहा हो। वाइल अ कंजर्वेटिव अप्रोच विल रिजल्ट इन हायर वर्किंग कैपिटल, अच्छा खासा बड़ा अमाउंट वर्किंग कैपिटल का मेंटेन करते हैं। फंडिंग कॉस्ट एंड लोअर रिस्क, तो साहब इनके पास रिस्क क्या है, कम रहे, कुछ भी कहीं भी पैसा चाहिए फट से इनका कैश पड़ा रहता है, जो भी है दे देते हैं। वाई इज एग्रेसिव अप्रोच हाई रिस्क, एग्रेसिव अप्रोच का हाई रिस्क क्यों रहता है, लो वर्किंग कैपिटल बैलेंस कम्स फ्रॉम हैविंग लो रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री भी कम है एंड हाई पेबल्स। ऑफरिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट, यहाँ पे सब हमारे जो हम उधार किसी को देते हैं वो भी हम कम समय के लिए देते हैं, तो जब सब कम समय के लिए दोगे तो माल भी कम खरीदेगा। ऑफरिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू कस्टमर्स विल रिड्यूस रिसीवेबल्स लेवल बट दिस कैन बी रिस्की, अब रिसीवेबल लेवल भी कम हो गया मतलब सेल्स कम हो रहा है या फिर रिस्की, एज इट मे लीव ए कंपनी इन ए लेस कॉम्पिटिटिव पोजीशन, अब फिर सामान नहीं बिक रहा था आपकी पोजीशन क्या होगा मार्केट में, कम होती चली जाएगी, मतलब वीक होती चली जाएगी। विथ कस्टमर्स लुकिंग एल्सवेयर फॉर सप्लायर्स हु विल ऑफर देम मोर जनरस क्रेडिट, है ना, जो लोग उनको ज़्यादा समय के लिए क्रेडिट देंगे उनके पास चले जाएंगे कस्टमर, तो ये भी एक समस्या आपके लिए हो सकती है। कीपिंग इन्वेंट्री लेवल लो कैरीज अ रिस्क ऑफ स्टॉक आउट हो सकते हो आप कभी भी, वेर एज ए कंपनी इज़ नॉट एबल टू फुलफिल डिमांड एज इट हैज़ रन आउट ऑफ अवेलेबल स्टॉक, आपका स्टॉक ही नहीं है साहब तो क्या होगा, आपका स्टॉक आउट हो जाओगे। डिलेइंग पेमेंट टू सप्लायर्स विल रेज पेबल्स बैलेंस एंड रिड्यूस वर्किंग कैपिटल, अगर आप पेबल्स का पेमेंट देर से करोगे
तो क्या होगा साहब, आपके जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है वो कम, बट रन द रिस्क ऑफ अपसेटिंग द सप्लायर, सप्लायर दुखी हो जाएंगे, भैया आप हमारा पेमेंट ही नहीं करते हो, एंड कुड लीड टू देम रिस्ट्रिक्टिंग सप्लाई, कितनी बार वो लोग सामान ज़्यादा देंगे ही नहीं आपको। फिर आती है बात यहाँ पे साहब ओवर कैपिटलाइजेशन के बारे में एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में। इफ़ देयर आर एक्सेसिव इन्वेंट्रीज, है ना, अगर आपके पास इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, अकाउंट रिसीवेबल ज़्यादा है, कैश ज़्यादा है, एंड वेरी फ्यू अकाउंट पे आपने बहुत छोटे छोटे समय के लिए उधारी पे माल लिया हुआ है, देयर विल बी एन ओवर इन्वेस्टमेंट, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा कंपनी बाय द कंपनी इन करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल विल बी एक्सेसिव, वर्किंग कैपिटल आपका एक्सेसिव इसमें ब्लॉक हो जाएगा, एंड द कंपनी विल बी ओवर कैपिटलाइज्ड, ज़्यादा पैसा हो गया, काम हो नहीं रहा उतना हिसाब से। फिर लिखिए बात ओवर ट्रेडिंग, ये बात हमने पिछले पेज पे देखी थी, इसमें सिर्फ इतनी सी बात होती है, आपके पास पैसा कम हो लेकिन आप माल बहुत बेच रहे, दैट इज़ कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। कैश फ्लो इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ थ्राइविंग बिजनेस, किसी भी बिजनेस को चलने के लिए साहब कैश फ्लो उसका एक जीवन होता है, उसका खून होता है। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल टू मेंटेनिंग द कंट्रोल ऑफ बिजनेस कैश फ्लो। अगर साहब इफेक्टिव और एफिशिएंट टाइम पे आप मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करते हो तो आपका साहब अच्छे से कैश फ्लो मेंटेन रहेगा। मैनेजमेंट मस्ट हैव फुल अवेयरनेस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस लिक्विडिटी ट्रेड ऑफ, कंपनी के पास जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेड ऑफ, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हेल्दी ट्रेडिंग ग्रोथ टिपिकली प्रोड्यूसेस, अगर आप सब हेल्दी ट्रेडिंग ग्रोथ हो रही है उससे क्या होता है, उससे साहब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है और आपको जो आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि भैया अब हमको अच्छा खासा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमको अच्छा खासा पैसा नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वर्किंग कैपिटल में भी अच्छा खासा पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब हुई क्या बात, इन कॉन्ट्रास्ट टू ओवर कैपिटलाइजेशन का उल्टा क्या होगा, इफ़ द बिजनेस डज नॉट हैव एक्सेस टू सफिशिएंट कैपिटल, इनके पास पैसा ही नहीं है टू फंड द इंक्रीज, इट इज़ सेट टू बी ओवर ट्रेडिंग, इनके पास पैसा ही नहीं है लेकिन माल खूब बेच रहे हैं उधार ले लू के, दिस कैन बी कॉज सीरियस ट्रबल फॉर द बिजनेस एज इट इज़ अनएबल टू पे इट्स बिजनेस क्रेडिट, उधार पे ले के बेच दे रहे हो, कैश है नहीं, तो यह आपके लिए एक समस्या वाली बात हो जाएगी। इन द एग्ज़ाम यू माइट बी एक्सपेक्टेड टू डायग्नोस ओवर ट्रेडिंग, वो लोग पूछ सकते हैं आपसे ओवर ट्रेडिंग कैसे डायग्नोस करना है, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट अ कंपनी यू शुड लुक फॉर द फॉलोइंग, आपको वहाँ क्या क्या देखना है, आपको ये देखना है रैपिड इंक्रीज इन रेवेन्यू, इन सब चीज़ों को देखना है वहाँ पे क्या क्या चल रही है, एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल डेज, वर्किंग कैपिटल कितने दिनों में, मतलब दिखाऊंगा डेज कैसे निकाल रही है, अभी हम आगे जाके सीखेंगे। पर्टिकुलर रिसीवेबल्स पेबल्स पेमेंट पीरियड, कितने दिन में रिसीवेबल्स पेबल हमको पैसा दे रहे हैं, देखो ऐसे आगे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है सी लेटर्स है, आगे जाके हम इसको कवर करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ इंक्रीज इन एसेट्स बीइंग फाइनेंस्ड बाय क्रेडिट, तो अब ये भी देखना है कि जो हमने एसेट्स खरीदे हैं वो उधारी पे खरीदे हुए हैं क्या। अ ड्रामेटिक ड्रॉप इन लिक्विडिटी रेशो, ये भी हम आगे जाके भी पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, ये सब बात हम लोग आगे पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल रेशोज़ के बारे में यहाँ बात की गई है, सबसे पहले लिक्विडिटी की बात की गई है। टू की मेजर्स द करंट रेशो एंड द क्विक रेशो आर यूज टू असेस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, हम लोग साहब अगर हमारा लिक्विडिटी करंट रेशो और हमारा लिक्विड रेशो अगर हमारा अच्छा है, क्विक रेशो इसको लिक्विड रेशो भी कहते हैं, क्विक रेशो अगर हमारा अच्छा है तो हम लोग अगर इसका यूज़ इन दोनों रेशोज़ का हम यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि हमारा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है या नहीं है। मतलब अगर रेशो अच्छे हैं इसका मतलब मैं दिखाऊंगा कैसे निकलते हैं, इसका मतलब हमारा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है। जनरली हायर रेशो इंडिकेट्स बेटर, अगर आपका रेशो अच्छे हैं अगर हायर है तो साहब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विडिटी वहाँ पे चल रही है, मतलब हमारी लिक्विडिटी है। ये है फॉर्मूला करंट रेशो का, प्लीज़ इन सभी फॉर्मूलों को ज़रूर याद रखिएगा, ये आप लोगों ने F3 में भी पढ़ा होगा, F5 में भी पढ़ा होगा और आई थिंक F7 में भी पढ़ा होगा, तो यहाँ भी पढ़ लीजिए F9 में, ठीक है। चलिए अब आती है बात यहाँ पे करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है साहब, मेजर्स हाउ मच ऑफ द टोटल करंट एसेट्स हमारा करंट लायबिलिटी के मुकाबले कितना है, यही यहाँ पे दिखाया जाता है। और अगर ये रेशो 2:1 अगर ऐसा आ जाता है कि ये डबल है, मान लीजिए ये 500 है और ये 250 है, तो इसका मतलब ये अच्छी बात है, तो क्या आ जाएगा 2:1। जब कभी हम लिखते हैं तो इसको अगर 2 लिखोगे 2:1 अपने आप एज्यूम यहाँ पे हो जाता है, तो 2 टाइम्स इसका होना चाहिए, ये लिखा है। मेजर ऑफ 2:1 मीन्स दैट करंट लायबिलिटीज़ कैन बी पेड ट्वाइस ओवर द एग्जिस्टिंग करंट एसेट्स, इसका ये हुआ जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उसके मुकाबले हमारे पास करंट एसेट्स 2 गुना है, करंट लाइबिलिटी का 2 गुना भी हम इजीली करंट एसेट्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। और करंट एसेट्स में नॉर्मली कैश और दूसरी चीज़ें आती हैं। क्विक
एसिड टेस्ट रेशो, अ क्विक और एसिड टेस्ट रेशो मेजर्स हाउ वेल करंट लाइबिलिटीज़ आर कवर्ड बाय लिक्विड एसेट्स। यहाँ पे हम साहब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ को जो हम मेज़र करते हैं वो सिर्फ लिक्विड एसेट्स से मेज़र करते हैं, हम लोग करंट एसेट्स से पूरे से मेज़र नहीं करते हैं। करंट एसेट्स को लिक्विड में, अगर लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करना है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? नॉर्मली ये माना जाता है कि लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि विद इन 30 डेज़ कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, जो भी हमारे करंट एसेट्स में से अगर आप इन्वेंट्री को हटा दें, करंट एसेट्स में नॉर्मली होता क्या है, करंट एसेट्स में नॉर्मली कैश, रिसीवेबल्स और स्टॉक चीज़ें होती हैं। तो अगर आप करंट एसेट्स में से स्टॉक, अब होता क्या है, कैश तो कैश ही है, लिक्विड पहले से, रिसीवेबल्स अगर आपका कोई बंदा है, जो मान लीजिए उसका नाम गणेश है और मैंने गणेश को सामान कुछ सेल किया था और अगर मैं उसको अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया, या ठीक है यार ये डिस्काउंट ले लो मुझे कैश, तो तुरंत वो मेरे कैश दे देगा। लेकिन अगर मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है तो स्टॉक को हम 30 दिन के अंदर क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक को बेचने के लिए सबसे पहले हमें एक कस्टमर ढूंढना होगा, एक ऐसा कस्टमर जो हमारे इसी माल को लेना चाहता हो, प्लस वो हमें तुरंत जल्दी से जल्दी पेमेंट भी करे, एक ऐसा भी कस्टमर, उसके अंदर दोनों विशेषताएं होनी चाहिए, वो हमारा माल भी खरीदे, तुरंत पेमेंट भी करे, ऐसा कस्टमर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि इन्वेंट्री को, जो इन्वेंट्री आपका पड़ा हुआ वो आपका लिक्विड एसेट्स, क्योंकि वो 30 दिन के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए साहब ये लोग कहते हैं कि भाई हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग लिक्विड एसेट्स नहीं मानेंगे, इसलिए करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को हटा देते हैं। तो क्या बचता है, आपका लिक्विड एसेट्स बचता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। और ये रेशो नॉर्मली 1:1 अगर रहता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी ठीक ठाक पोजीशन में चल रही है। फिर आती है बात लिक्विड रेशोज़ के बारे में। दिस लिक्विडिटी रेशोज आर गाइड टू रिस्क ऑफ कैश फ्लो प्रॉब्लम। लिक्विडिटी रेशो अगर आपको सही चल रहा है तो हमें समझ जाएंगे कि हाँ कैश फ्लो प्रॉब्लम नहीं हो रही, अगर बुरा चल रहा है समझ जाएंगे वहाँ पे बिजनेस में कैश फ्लो की इश्यूज हो सकते हैं। इफ़ अ कंपनी सडनली फाइंड दैट इट इज़ अनएबल टू रिन्यू इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, अगर कंपनी अचानक ये देख पा रही है अरे यार उसकी जो रिन्यू नहीं कर, मतलब उसकी लाइबिलिटीज़ जो है वो हमको तुरंत पे करना है, रिन्यू नहीं हो रहा है। For instance, if the bank suspends its overdraft facility, then there will be a danger of insolvency unless the company is able to turn enough of its current assets into cash quickly। अगर वो जल्दी से जल्दी कैश, अपने करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाई तो वहाँ पे इनसॉल्वेंसी का खतरा हो सकता है। इन जनरल हाई करंट एसेट्स एंड क्विक रेशियोज कैन आर कंसिडर्ड गुड। ठीक है, इन जनरल में देखा जाए तो अगर काफ़ी हाई करंट एसेट्स हो, क्विक रेशियोज हो तो अच्छा माना जाता है। And that mean that an organization has the resources to meet its commitment as they fall due. However, it may indicate that working capital is not being used efficiently। लेकिन इसका ये भी मतलब होता है कि अगर आपके पूरे पैसे पड़े ही हुए हैं तो आपने इसका मतलब उस वर्किंग कैपिटल का सही उपयोग नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल दैट देयर इज़ टू मच आइडल कैश, इसका मतलब ये हुआ कि खूब सारा कैश पड़ा है और आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही हैं जहाँ आप इसको इन्वेस्ट कर सकें, एंड दैट शुड बी इन्वेस्टेड टू अर्न अ रिटर्न। Conventional wisdom has it that an ideal current ratio is, सबसे अच्छा जो माना जाता है करंट रेशो वो 2 माना जाता है, एंड आइडियल क्विक रेशो 1:1 या 2:1 माना जाता है। इट इज़ वेरी टेम्पटिंग टू ड्रॉ डिफाइन कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन। अब ये डेफिनेट कंक्लूजन कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये लोग कह रहे हैं from limited information, or to say that the current ratio should be 2 or that the quick ratio should be 1. However, it is not very meaningful without taking into account the type of ratio expected in a similar business or within a business sector. Any assessment of working capital ratio must take into account the nature of business। वो किस प्रकार का बिजनेस है हमें इसका भी ध्यान देना होगा। अब आती है बात, एक बड़ा अच्छा ही यहाँ पे बात समझाई गई है, दैट इज़ द कैश ऑपरेटिंग साइकिल। ज़रा इस कहानी को समझने की कोशिश करिएगा, ये कहानी क्या है। अगर आप ये कहानी समझ जाएंगे तो आप आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप उसको ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। सपोज़ दैट आपके पास एक कैश है, आपके पास कुछ पैसे हैं और आपने क्या किया, आपके पास जेब में मान लीजिए पैसा है और आपने उस पैसे को दे करके रॉ मटेरियल ख़रीद लिया। बहुत ध्यान सुनिएगा, अब आपने अगर रॉ मटेरियल ख़रीद लिया है उसके बाद वो रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, वो रॉ मटेरियल जितना, मान लीजिए इसमें आपने 200 किलो रॉ मटेरियल खरीदा और अगर उसमें से आपने 200 किलो आप क्या करोगे, आप उसको प्रोसेस में डालोगे तो आपके पास रॉ मटेरियल अब नहीं है, तब क्या करोगे, कुछ पैसे आप अपने रॉ मटेरियल यहाँ डल गया है, अब ये वर्किंग प्रोग्रेस में चल रहा है, तो आप क्या तुरंत जा करके कुछ और माल खरीद के 200 किलो और रॉ मटेरियल खा के स्टॉक में रख लोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि जैसे ही WIP क्या बन जाएगा, फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा, आप ये वाला रॉ मटेरियल को यहाँ डाल दोगे और ये फिनिश गुड्स बन गया, फिर आप क्या करोगे, फिर से आप नया रॉ मटेरियल और ख़रीद के ले आओगे।
तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं आप जो पहली बार रॉ मटेरियल खरीद के लाए, तो आप मान लेते हैं 50 लाख रुपए का लाए। तो 50 लाख एक बार लाए तो वो यहाँ पहुँच गया, तो अब आपके फिर आप 50 लाख का लाए, तो अब वो फिर वो अब ये वाला यहाँ पहुँच गया और ये वाला यहाँ मैं कहने का मतलब ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप एक बार 200 किलो आप लाते हो 50-50 लाख रुपए के, तो ये जब रॉ मटेरियल यहाँ पहुँच गया तो 50 लाख आपके यहाँ ब्लॉक हो गए। फिर जब ये वाला यहाँ पहुँच गया तो 50 लाख आपके यहाँ ब्लॉक हो गए, और 50 लाख आपके हमेशा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे 50 लाख आपका हमेशा ब्लॉक रहेगा। और अब फिनिश्ड गुड्स क्या होता है, आप इसको माल जब बेचते हो तो आप कहाँ किसको बेचते हो, आप अपने कस्टमर्स को बेचते हो। कस्टमर्स को हम क्या कहते हैं, हम कस्टमर्स को रिसीवेबल्स कहते हैं। जब आप माल किसी को बेचते हो तुरंत वो कैश देते नहीं हैं, तो अब आपने 50 लाख का माल अपने रिसीवेबल्स को बेच दिया। आप 50 लाख का माल जब इनको बेच दिया तो फिनिश्ड गुड्स में तुरंत कुछ ना कुछ माल पहुंचाओगे। 50 लाख का माल यहाँ पहुंच गया, कुछ यहाँ है। तो अब बिज़नेस में ध्यान दीजिए, आपको याद होगा अगर आप कभी बिज़नेस को देखते हो, हमेशा कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल में वो रखते हैं, कुछ WIP में रहता है, कुछ फिनिश्ड गुड्स वेयर हाउस में पड़ा रहता है, कुछ के कस्टमर्स मार्केट में रहते हैं, और कुछ कैश इनके पास आता है। तो ऑन एवरेज देखा जाए तो इनका हमेशा जो पैसा ब्लॉक है वो कितना है, 50 लाख यहाँ ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक है, 50 लाख यहाँ, 50 लाख, कुल मिला के इनका साहब 2 करोड़ रुपया क्या है, इनका ब्लॉक है। मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि अब ये पैसा कितनी जल्दी, सोचिएगा ये पैसा आने में अगर इनको लग जाते हैं करीब 365 दिन, मतलब एक साल में ये पैसा इनके पास वापस 50 लाख घूम के आता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पैसे को इनको वापस पाने में, और एक बार मान लीजिए अगर ये माल 50 लाख का बेचते हैं, 50 लाख पे इनको 10% के हिसाब से अगर 5 लाख का प्रॉफिट होता है, तो एक साल में इन्होंने कितने का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि पैसा तो एक ही बार घूम पाया पूरा माल। तो इनको जो प्रॉफिट हुआ वो सिर्फ एक साल में सिर्फ 5 लाख का प्रॉफिट हो पाया। लेकिन सोचिए अगर ऐसा हो जाए कि ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है, ध्यान दीजिएगा, या कैश ऑपरेटिंग साइकिल जिसे कहते हैं, ये ऑपरेटिंग साइकिल जितना छोटे नंबर ऑफ डेज़ का होगा उतनी अच्छी बात होगी। कैसे, सोचिए अगर जैसे ही रॉ मटेरियल लेते हो, फट से वर्किंग प्रोग्रेस में गया, फट से फिर फट से माल बिक गया, फिर कैश आ गया, फिर हमें रॉ मटेरियल खरीदा, फिर तो इससे क्या हो रहा है, अगर एक साल में मान लीजिए सिर्फ एक साल में मैं कहता हूँ 50 दिन में अगर ये हमारा पैसा घूम रहा है, तो 365 हम इसको 350 कर देते हैं सिंपल रखने के लिए, तो आपका 7 बार पैसा घूमेगा। तो अगर आप एक बार में आप 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो, तो 7 बार में आप कितना प्रॉफिट कमाएंगे, 7 बार में साहब आप 7 × 5 = 35, आप 35 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे कमा लेंगे। तो मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल जितना छोटा होगा उतनी अच्छी बात है कि नहीं, जितना छोटा होगा आपका ऑपरेटिंग साइकिल, ये आपके लिए उतनी अच्छी बात होती है, क्योंकि आप उतनी ज़्यादा बार क्या करते हैं, उतने कम दिनों तक पैसा ब्लॉक रहता है, और उतनी ज़्यादा बार आपका क्या होता है, आपका कैश घूम पाता है। तो यहाँ पे बार बार ये लोग वही बात कहेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल में आपने एक बार माल खरीदा, वही माल यहाँ पहुँच गया, फिर आप नया माल लाए, 50 लाख फिर फंस गया, फिर WIP यहाँ पहुँच गया, ये रॉ मटेरियल यहाँ पहुँच गया, फिर आप रॉ मटेरियल और लाए, फिर ये फिनिश्ड गुड्स यहाँ पहुँच गया, फिर आप ये वाला यहाँ पहुँचा दिए, ये वाला यहाँ पहुँचा दिए। तो कुल मिला के आपके पैसे हमेशा इसमें ब्लॉक रहते हैं। जैसे आप बिज़नेस बंद करते हो, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या होता है, कैश आ जाता है। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल जो था वो 200 लाख रुपए का था। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था जहाँ मैंने दिखाया था कि एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या होता है, पूरा वर्किंग कैपिटल आपके हाथ में वापस इनफ्लो हो जाता है। तो यही बात मैंने वहाँ सिखाई थी कि बिज़नेस बंद होने के बाद पूरा वर्किंग कैपिटल आपके हाथ में आ जाता है। आई होप अगर अब उसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। मैं यहाँ यही कहना चाह रहा हूँ, जब आप पूरी किताब पढ़ ले जाओगे तो आपको हर चीज़ आपस में रिलेटेड आपको दिखेगी। अब लिखी है बात, द कैश ऑपरेटिंग साइकिल इज़ द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द कंपनीज आउटले, मतलब जितना पैसा का जब बाहर गया ऑन रॉ मटेरियल, वेजेस एंड अदर एक्सपेंडिचर, एंड द इनफ्लो। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, और इनफ्लो ऑफ द कैश फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, जब वो कैश आता है और जो कैश जाता है, दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को यहाँ पे कैश फ्लो कहते हैं। और द फास्टर अ फर्म कैन पुश आइटम्स अराउंड द साइकिल द लोअर इट्स इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल विल बी। जितनी जल्दी ये पैसा इनके पास आएगा उतना कम पैसा इनका क्या होगा, ब्लॉक इसमें वर्किंग कैपिटल में रहेगा। फिर आती है बात, द कैश ऑपरेटिंग साइकिल रिफ्लेक्ट्स अ फर्म्स इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल। कैश ऑपरेटिंग साइकिल दिखाता है कितना पैसा यहाँ ब्लॉक है। एज इट मूव्स थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस टुवर्ड्स सेल, द इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल ग्रेजुअली इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होता चलाएगा, आपका इसमें जो पैसा है वो वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज होता है। फर्स्ट बीइंग ओनली इन रॉ मटेरियल, देखो जो मैं बोल रहा था वही इंग्लिश में लिखा है, फर्स्ट बीइंग ओनली इन रॉ मटेरियल बट
then its labor and overheads. As production progresses, this investment must be maintained throughout the production process, the holding period for the finished goods and up to the final collection of cash from the trade. जब तक ट्रेड रिसीवेबल से पैसा नहीं आता तब तक आपका पूरा पैसा क्या रहता है, ब्लॉक रहता है. द नेट इन्वेस्टमेंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग ट्रेड क्रेडिट. अगर आप माल जो ऐसे कैश में खरीद के लाए, रॉ मटेरियल लाए, WIP बना, फिनिश गुड्स बना, रिसीवेबल्स बना, अगर आप माल उधारी पे खरीद के ले आए तो आपने रॉ मटेरियल में जो पैसे लगाए, मान लीजिए 50 लाख का आप माल ला रहे थे और अगर आप उधारी पे ले आए तो साहब उस केस में आपकी कॉस्ट की कुछ कटिंग हो सकती है, क्योंकि अगर ये कहता है कि ठीक है मैं आपको 50 लाख जो है वो रुपए दे रहा हूँ, आपको मैं 20 दिन की उधारी दे रहा हूँ, तो 20 दिन तक वो आपसे इंटरेस्ट नहीं मांगेगा और आपसे आगे के दिन का ही इंटरेस्ट मांगे, जितना दिन आपको पैसा ब्लॉक रहेगा. वही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप उधारी पे माल खरीद के लाओगे तो वर्किंग कैपिटल का जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, वो कुछ कम हो जाएगा. अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा. रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड यहाँ पे x है. पेबल्स पेमेंट पीरियड मैंने सिखाया आपको, उधारी पे आप भी माल खरीद के लाए तो नेट नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा. होल्डिंग WIP होल्डिंग पीरियड तो रहेगा ही रहेगा, फिनिश्ड गुड्स वो रहेगा ही रहेगा, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड वो रहेगा ही. दैट इज़ टोटल वर्किंग कैपिटल डेज. अब जो इसका आंसर आता है वो हमेशा डेज में आता है. मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ. TYU 1 के बारे में यहाँ बात की गई है. कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, आप नॉर्मली जो अपने कस्टमर से जो पैसा पाते हो वो नॉर्मली आप 56 डेज़ में पाते हो. रॉ मटेरियल आप जो होल्ड करते हो अपने पास वो 21 डेज़ तक होल्ड करते हो, पैसा ब्लॉक है आपका 21 डेज़. प्रोडक्शन पीरियड जो है वो WIP वो आपका 14 डेज़ तक पैसा ब्लॉक रहता है. सप्लायर्स पे, सप्लायर आपको जो पैसा ध्यान दीजिएगा, सप्लायर को जो आप पैसा देते हो, सप्लायर से जब आप माल लाते हो तो कितने दिन में देते हो उनको पैसा, उनको पैसा आप सब 42 डेज़ में देते हो, तो ये माइनस हो जाएगा. और फिनिश गुड्स जो आप अपने पास होल्ड करके रखते हो वो 28 डेज़ तक होल्ड करके रखते हो, तो नेट यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो साहब ये आपका आ जाता है 77 डेज. एंड दिस इज़ द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. तो जो पेबल्स का जो पीरियड होता है हम क्या करते हैं, उसको हमेशा लेस कर देते हैं. फिर आती है बात फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं. लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी डिसीजन हमने कितना लिया हुआ है. टर्म्स ऑफ ट्रेड, किस बेसिस पे हम ट्रेड को, सामान को बेच रहे हैं. मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कितनी है. इंडस्ट्री का नॉर्म कैसा है. अब होता क्या है साहब, जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां हैं उनका जो ट्रेड साइकिल, उनका जो क्रेडिट पे सामान बेचने का जो पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि उनका बनाने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लंबा होता है. लेकिन जो छोटा मोटा सामान बेच रहे हैं, वड़ा पाव बेच रहे हैं या मतलब छोटा मोटा चीनी बेच रहे हैं, उनका जो ट्रेडिंग साइकिल क्या होता है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वालों के मुकाबले क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि बिल्डिंगें बिकने में टाइम लगता है और छोटी मोटी चीज़ें है ना, किशमिश, काजू बादाम, ये सब जल्दी बिक जाते हैं. रिटेल वर्सेस द कंस्ट्रक्शन. The optimum level of working capital is the amount that results in no idle cash or unused inventory. ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल वो है जहाँ पे ना फालतू पैसा पड़ा, ना फालतू इन्वेंट्री पड़ी, बट दैट डज नॉट पुश स्ट्रेन ऑन लिक्विड रिसोर्सेज. और इसका कोई दबाव लिक्विड रिसोर्सेज पे नहीं पड़ता है. फिर यहाँ नॉर्मली सी बातें कही गई हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा. कुछ खास बातें यहाँ पे नहीं लिखी गई हैं, इसको पढ़ते रहिएगा, आपको बातें समझ में आ जाएंगी. ठीक है साहब. फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट फ्रॉम दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच. टेक केयर एवरीवन एंड खूब पढ़ाई करें, खूब हार्डवर्क करें, अच्छा बने, अधिकारी बने. थैंक यू टू मच. बाय.